नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी मस्ट रीड है हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए, हर सीडीएस और सीएपीएफ एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में, इस क्लास की एनसीईआरटी में आपके सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पेपर में आते हैं। सो डू चेक आउट ऑल दी सेशंस वेरी एक्सटेंसिवली। आई विल बी कवरिंग अप दिस इंडियन ज्योग्राफी, राइट। सबसे पहले, इंडिया विच इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस, इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो इसके ऊपर साइज, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी याद करने होंगे जी। जैसे इंडिया का जो लोकेशन है 8 डिग्री नीचे और 37 डिग्री, कम से कम ये याद रखिएगा, 8 और 37, राइट। इसके बीच में आता है नॉर्थ, दोनों के बीच में। और अगर आगे के पॉइंट याद हैं 4 और 6 है जी, ये लेटीट्यूड्स हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो ये भी अगर आप देखो तो बहुत ही मैचिंग से नंबर है, 68 है, याद रहेगा। अब इससे एक बढ़ा दो 90, इससे एक बढ़ा दो 7, तो ये भी याद रहेगा 68 to 97। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं 0.7 डिग्री और ये 0.25, ये याद हो जाएगा आपको। और आपको पता ही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है, जो इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है। रादर बहुत बार यूपीएससी इन पे स्टेट्स के क्वेश्चन पूछ चुका, कितनी स्टेट्स हैं कभी पूछता, कोस्टल स्टेट्स। इसके लिए निमोनिक भी आपको बता रखा, गरम चाय जी, WTM। और ये सारी 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स विच आर लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ये भी याद रखिए। उसके बाद अगर मैं साइज की बात करूं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कहा जा रहा है, जो कि 2.5% है टोटल ज्योग्राफिकल पूरी दुनिया के एरिया का। सिर्फ 2.4% इंडिया जी, याद रखिए, पूरी पृथ्वी का। और एरिया भी अगर याद हो सके तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड बाउंड्री की अगर मैं बात करूं 15,200 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार 7516, ये भी याद रखिएगा जी। 7516, नियरली 7400 मैंने सुना था कि कोस्ट लाइन है अपनी। तो अगर इनको डाल के 7516, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें इंडिया का, तो मैप अगर हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर। नॉर्थ में इंडिया में हिमालय है, जिसको यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। और 22 डिग्री नॉर्थ के बीच में अगर आप देखो तो इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन। 2 ओशंस में डिवाइड होता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। अगर मैं बात करूं लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, तो 30 डिग्रीज है। क्लियर है जी। डिस्पाइट दिस फैक्ट, ईस्टवर्ड एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट। तो तकरीबन 30 डिग्री इधर का लगता है, 30 डिग्री इधर का लगता है। अगर हम गुजरात से अरुणाचल की बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है टाइम का इन दोनों में। अदरवाइज 82.5 डिग्री को जो कि मिर्ज़ापुर से पास होती है, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ। और ये जो 82.5 है, ये आप सभी को पता है स्टेट्स कौन कौन सी से पास करती है, ये भी पेपर में आ सकता है। ये एडिशनल नॉलेज है जो कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन पेपर में आ जाता है। दैट इज मकाऊ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी। अब ज़रा बात करते हैं जी इंडिया एंड द वर्ल्ड में। इंडिया का अगर लोकेशन देखें तो एशिया में आता है, साउथ एशिया में, राइट। सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में। सी रूट्स खूब कनेक्ट करती हैं यूरोप में, इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट एशिया ऑल्सो। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की है, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन, हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इतना बड़ा कोस्टलाइन किसी भी देश का नहीं है इंडियन ओशन में। बिल्कुल बेसिक, अगर मैप सामने हो तो सब चीज़ें याद होती है। इसका निमोनिक भी याद रहे, RCUCB है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा, 3.28% एरिया। पॉपुलेशन वाइज तो नंबर 1 हम बन चुके हैं नहीं, एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट है। रादर नियरली डबल हमसे एरिया ऑस्ट्रेलिया का।
खुद सोच लीजिए, अमेरिका, इनकी आबादियाँ बहुत कम है, इसी प्रकार नियरली डबल से भी ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है, 3 गुना चाइना हमसे एरिया वाइज, 3 गुना यूएसए है, 3 गुना कनाडा। और अगर मैं बात करूं रशिया की तो 5 से 6 गुना रशिया जी हमसे। तो ये मैप देखने बहुत ज़रूरी है। कोस्ट लाइन आपको ये दिख ही रहा है, ये जो है कोस्ट लाइन है जो हमने 7516 करी है, इसके साथ इंक्लूड करके ये सब जो आपको रूट्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। अगर मैं बात करूं आगे, the various passes across mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted the interaction for a long time. The ideas of Upanishads and the Ramayanas, the stories of Panchtantra, Indian numerical system could reach many parts of the world. Clear है जी? The spices, muslin and the merchandise were taken from India to different countries. अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पहले तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में, 29 स्टेट्स बन 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हो चुकी हैं जी एट प्रेजेंट वाली, बिल्कुल ठीक है। और लैंड बाउंड्रीज आपको पता, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार बांग्लादेश इन द ईस्ट। सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, वन इज श्रीलंका एंड अदर इज मालदीव्स। और आपको पता ही है श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेटेड है पाक स्टेट से, और ऊपर गल्फ ऑफ मन्नार भी है जी, ये भी याद रखिएगा जी। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ दिस थिंग। इंडिया स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये देख लीजिए, इन क्वेश्चनों से इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच, उड़ीसा जी। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा हुआ, 97 वाला हुआ जी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हैव कॉमन फ्रंटियर किसके साथ है, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। नेपाल मार सकते हैं आप, बिल्कुल मार सकते हैं, राइट। कि चाइना मारे, चेक करिए और मेरे को आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का। और अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, तो मेरे साथ ये रेफरल कोड पक्का लगाएं और सब्सक्राइब करें, प्रतीक तक्षशिला कोड लगा के जल्द से जल्द ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस पे, बिकॉज इस समय आपको 25% ऑफ मिलेगा अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, फिजिकल फीचर्स। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें हर चीज़ यहाँ पर डिफाइन की गई है अच्छे से, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से हर बारी सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, चाहे एनडी हो, क्वेश्चन आना ही आना है, जिसको हम कहते हैं इंडिया का फिजिकल मैप, जिसमें हम पहाड़ देखेंगे, प्लेन देखेंगे, प्लेट्यू देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे, सब चीज़ें जो इंडिया में हैं उनका फिजियोग्राफी समझेंगे, राइट। सबसे बेस्ट चीज़ हमारे देश में क्या है जी, सारे मेजर फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे और आइलैंड भी, राइट। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो ये सारे फीचर्स तो है। प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला मतलब जिसका 3 साइड पानी में और 1 साइड कनेक्टेड है लैंड मास से, ऑन द अर्थ सरफेस, सबसे पुराना माना गया, वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, राइट। ऊपर हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स है जो मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स है। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ यूथफुल टोपोग्राफी। आप सभी को पता ही है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हिमालयस को कहा गया। दे हैव डीप हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यूज कंपोज्ड ऑफ, याद रखिएगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइडली वैलीज। तो ये नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स हैं। अगर मैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करूं, यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेचिंग ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, और ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंडस से ब्रह्मपुत्र तक। लॉफ्टीएस्ट हैं, सबसे भारी हैं, रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनका डिस्टेंस अगर मैं बात करूं 2400 किलोमीटर है।
400 किलोमीटर कश्मीर की तरफ है विड्थ और 150 किलोमीटर है अरुणाचल की। मतलब ऐसे है जी, ये समझ रहे हैं। ईस्टर्न हिमालयाज थोड़े नैरो हैं, वेस्टर्न हिमालयाज थोड़े वाइड हैं। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड है इसका कश्मीर की तरफ हाइट में, और अरुणाचल में सिर्फ 150। आर ग्रेटर वेरिएशंस बहुत हैं ईस्टर्न हिमालयस में। हम देखा ही है कि ईस्टर्न साइड पे ना पहाड़ियों की हाइटें चेंज होती रहती, इसी कारण वहाँ पर अभी तक अच्छे से सड़कें नहीं बन पाई नॉर्थ ईस्ट में। हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस हैं इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is Greater और Inner Himalaya, जिसको हिमाद्री कहा जाता है। सबसे कॉन्टिन्यूस और सबसे बड़ी ऊंची पीक्स इसी पर लाई करती है, अबव 6000 मीटर्स तक हाइट उनकी होती है। ये डायग्राम मैंने कई बार आपको क्लास में भी दिखाया और इसको समझना जरूरी है जी। काराकोरम, लद्दाख, राइट, और फिर जांस्कर, ये 3 रेंजेस हैं। ये रहा K2, ये रहा आगिल पास, जो पेपर में थे। राकापोशी पीक है 7788। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो पर्वत है नंगा पर्वत, राइट। पासेस भी देखेंगे अभी, ये दिख रहा है जोजिला पास जो कि ग्रेटर हिमालय से ले को जाने के लिए। इधर बारालाचा पास, ये भी ग्रेटर हिमालयाज में, जहाँ पर चिनाब का पानी जाता है। शिपकिला पास जहाँ से सतलुज एंटर करेगी हिमाचल में, राइट। तो देखेंगे सारे, और ये पीक्स भी अच्छे से देखेंगे। गुरु मानदता, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, माउंट कामेट। यू शुड बी एबल टू सी, नथिंग टू वरी, मैप बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ग्रेटर हिमालय से जो ऊपर ये रेंजेस है ना, ये सभी को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालयस। और ट्रांस हिमालयस की हाइट की अगर मैं बात करूं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और फिर कैलाश रेंज, ये चारों के चारों ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके नीचे आता है ये हमारा ग्रेटर हिमालय, राइट। उसके नीचे आएगा लेसर हिमालय और फिर आएगा आउटर हिमालय। इस प्रकार है जी। चलिए देखते हैं। और ये जो पीक्स आपको दिख रही है 8000 से ऊपर, दीज आर दीज वन। अन्नपूर्णा याद रखिए नेपाल में है। नंगा पर्वत तो आपने देख ही लिया, वेस्टर्न मोस्ट। धौलागिरी नेपाल में जी, मैकालू भी नेपाल में। उसके बाद कंचनजंगा यूनो सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट भी पता है। नंदा देवी, कामेट, नामचा बड़वा, एंड देन यू हैव इस गुरला मंदता। और याद रखिए जो फोल्डिंग होती है ना, ऐसे जो फोल्ड बने, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, ये जो फोल्ड है ये असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है नहीं। और ये किस चीज के बने हैं, ग्रेनाइट के। पेरिनियली परमानेंटली स्नो बाउंडेड है, and number of glaciers descend on this range. I hope everybody is very clear about these. और रेंज जो ग्रेटर हिमालय के नीचे है, साउथ ऑफ हिमालयस, दैट इज दिस हिमाचल, जिसको लेसर हिमालयस कहा जाता है। इसमें कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। विड्थ इनकी नॉर्मली 50 किलोमीटर है। और पीर पंजाल इसी को ही कहते हैं जी, लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इसी को धौलाधर कहेंगे और फिर महाभारत कहेंगे जी। महाभारत नेपाल में, धौलाधर हिमाचल में, पीर पंजाल कश्मीर में। फेमस वैलीज अगर देखें, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ऑल लाई इन हिमाचल प्रदेश, राइट। दे आर वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। उसके बाद आता आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, जिसको शिवालिक्स कहते हैं, राइट। ये मैप भी आपको सभी को क्लियर दिख रहा होगा, पहले भी हमने देखा। ये जो नीचे रेंज है ये शिवालिक्स, क्योंकि इसके बाद हमारे प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जो शिवालिक्स है, एक और चीज याद रखिए, यही हिमालय यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट है, इसका नाम है नामचा बड़वा। और जो नीचे को जा रहे हैं इनको कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल। और इसको हिंदू कुश, सुलेमान करतार रेंज। तो इनमें अगर बात करूं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं विच आर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय, जो लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में वैली है, वो वैली को क्या कहते हैं हम, दून्स, याद रखिएगा। और दून फेमस है, देहरादून, पाटली दून। तो दीज आर बेसिकली एक प्लेन मैदान एरिया बनता है जब इस वैली के बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाए। Besides the longitudinal divisions, Himalaya have also been divided on the basis of west to east.
अगर मैं बात करूं वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करना तो ऐसे भी है जी, रिवर वैली से डिवाइड किया जाता है। इंडस और सतलुज के बीच में अगर मैं बात करूं तो वो है पंजाब हिमालय, जिसको आप कश्मीर भी कह सकते हो और हिमाचल भी, राइट। उसके बाद साउथ सतलुज से काली के बीच में कुमाऊं है जी, ये भी मिल रहा है। काली एंड तीस्ता के बीच में नेपाल है और तीस्ता से देहांग के बीच में असम है। ये हमने बहुत अच्छे से समझा भी हुआ है। जो ईस्टर्न मोस्ट ब्रह्मपुत्रा बाउंड्री मार्क करती है और वहीं पे देहांग गॉज के बियॉन्ड जैसे ही देहांग गॉज आती है हिमालय से नीचे को बेंड कर जाते हैं, राइट। और वहां पर है पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स। These hills run through northeastern states are composed of strongly sandstone. क्लियर है जी। पूर्वांचल में पटकाई बम हिल्स है, देखेंगे, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ये भी ये देखिएगा ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ऐसे पटकाई बम अरुणाचल में, राइट, नागा नागालैंड में, मणिपुर हिल्स और मिजो नीचे लुशाई हिल्स भी है इधर, इस प्रकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इन ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज के डेपोजिशन, ये जितनी भी हिमालय से नदियां आ रही हैं ये जो डिपॉजिट करेंगी उससे बनती हैं ये डेपोजिशन और वो बनते हैं प्लेन्स। सो इट्स अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय से ही आ रही है नदियां। और ये 2400 किलोमीटर लंबा प्लेन है जी, ब्रॉड है 240 से लेके 320 तक। सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन। रिच सॉइल कवर्ड विद एडिक्वेट वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट, एग्रीकल्चरली वेरी रिच। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज पंजाब प्लेन्स formed by Indus and the tributaries. The large part of this plain lies in the Pakistan. Indus and its tributaries Chelab, Jhelum, Ravi, Beas, Satluj, they originate in Himalaya. अगर मैं गंगा प्लेन की बात करूं तो गग्गर से लेके तीस्ता के बीच में जी, राइट, गंगा प्लेन्स, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड with no variations in its relief, right. The vast plains also have diverse relief features. The northern plains can be divided into 4 regions, right. The rivers after descending from the mountain deposit a narrow belt of 8 to 16 meter in width lying parallel to the slopes of Shivalik is called as Bhabar. यहाँ पर क्या होता है, बोल्डर्स इतने बड़े हैं कि रिवर डिसअपेयर होती है क्योंकि रिवर नीचे से जा रही है और बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर पेड़ तो लगेंगे लेकिन खेती नहीं की जा सकती। इसके नीचे साउथ ऑफ दिस बेल्ट इज तेराई रीजन, राइट. द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन व्हिच वी कॉल्ड एज तेराई. इस तेराई रीजन में थिक फॉरेस्टेड पार्ट है जी, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, हैव बीन क्लियर टू कट एग्रीकल्चर, क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. उसके बाद आता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन जिसमें हम पढ़ेंगे खद्दर और बांगड़. बांगड़ आएगा पहले, राइट, जो कि ओल्ड एलुवियम है, फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड टेरेस फीचर. इनमें बांगड़ में याद रखिएगा कैल्केरियस डिपॉजिट होते हैं, पुरानी मिट्टी में कंकर आ चुके होते हैं जो कि कैल्शियम से बने होते हैं. और नीचे तराई रीजन है जी, यंगर डिपॉजिट्स, रीन्यूड ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर. तो ये प्लेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, भाबर, तेराई, खद्दर एंड बांगड़, राइट. उसके बाद अगर बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे जी. हमारे पठार जो साउथ में है, ये बना किस चीज का हुआ प्लेट्यू, आप सभी समझते हो ऐसे. इट इज ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स formed due to breaking and drifting of the Gondwana land, thus making it a part of oldest landmass. Has broad and shallow valleys, rounded hills, the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of Narmada, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highlands. Vindhyan Range is bounded by Satpura Range in the south and the Aravali Range in the northwest. The westward extension of gradually merges with sandy rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining the region, namely Chambal, Sindh, Betwa and Kane, is from southwest to northeast.
thus indicating the slope. Central highlands are wider in west, narrow in east. प्लेट्यू को बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन है। तो एक तरह का ये ट्रायंगुलर लैंडमास है। साउथ ऑफ नर्मदा ये शुरू होता है। सतपुरा फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। द महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। राइट, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड slopes eastwards. The extension of plateau is also visible in the northeast. Locally, मेघालय, कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न के 4, ये भी याद रखिएगा जी, ये इस प्लेट्यू का ही पार्ट है। मेघालय प्लेट्यू इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि नॉर्मली किसी को लगता है हिल्स है, बट दे आर पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। राइट, गारो, खासी, जंतिया द प्रोमिनेंट रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ज़रा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट की भी बात कर लें तो ये दोनों मीट करते हैं, आपको पता है, नीलगिरी हिल्स में। वेस्टर्न घाट्स बताया गया कॉन्टिन्यूस है और इनको पासेस से क्रॉस किया जाता है। थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। थाल और बोर आपको पता मुंबई से है दोनों। मुंबई से अगर नासिक जाना तो थाल घाट है, मुंबई से अगर पुणे जाना तो बोर घाट है। और पाल का कोची टू कोयम्बटूर। वेस्टर्न घाट्स की हाइट भी ज़्यादा है जी, एवरेज एलिवेशन ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ईस्टर्न घाट्स। दूसरा, ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट्स है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है नहीं, जबकि वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स बहुत बड़ा एक कारण है बारिश का, बिकॉज दे कॉज ओरोग्राफिक रेन। राइट, caused the wind to rise along the western slopes of the Ghats. इनके अलग अलग नाम है, जैसे महाराष्ट्र में इनको कहा जाता है सह्याद्रीज। राइट, द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक अगर मैं बात करूं साउथ में है वेस्टर्न घाट्स की, अनायमुडी, जो कि आती कहाँ पर है, अन्नामलाई हिल्स में, देख लीजिए। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, जिसकी हाइट कम है विद रिस्पेक्ट टू अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई हिल्स में है। दूसरी तरफ अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो उसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। वहीं पर नीचे अगर आप ईस्टर्न घाट्स में हिल देखो, शेवरॉय, जवदी हिल्स भी हैं ईस्ट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक डेक्कन ट्रैप वर्ड यूज किया गया, ये याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है। वॉल्केनिक एरप्शन के कारण जो सॉइल बनी है वहां पे, उस जगह को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। और ये इग्नियस रॉक से सारा बना हुआ, और ये रॉक्स डिन्यूटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावलीज लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर एरिया। हाईली इरोडेड है, रेजिडुअल हिल्स कहा जाता है इनको, ब्रोकन हिल्स और रेजिडुअल बचे हुए ओल्डेस्ट माउंटेन्स। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है जी, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ अब डेजर्ट की, तो आपको भी पता, अरावली के वेस्ट की तरफ यू हैव इज डेजर्ट, रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। बिल्कुल एरिड क्लाइमेट है, कोई वेजिटेशन नहीं है। अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहां पर स्ट्रीम्स तब अपीयर होंगी, अदरवाइज दे डिसअपीयर। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस प्लेस। यहां पर आपको बार्चन्स मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन सारी फिजियोग्राफी को टच किया गया इस चैप्टर में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े नैरो हैं, लिखा हुआ, राइट, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है तो इसके तरफ, जबकि बे ऑफ बंगाल में दे आर बिट वाइड बिटवीन द वेस्टर्न गार्डन इज अ नैरो प्लेन, याद रहेगा जी। इसमें 3 सेक्शन है, एक तो सबसे पहले मालाबार सेक्शन है सबसे नीचे, उसके मुंबई टू गोवा अपना आपका कोंकण सेक्शन है, और कन्नड़ प्लेन है जी अपना कर्नाटका के वाला। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल का, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो वाइड है थोड़े, क्योंकि रिवर डेपोजिशन हो रही है। नॉर्दर्न पार्ट उड़ीसा की तरफ नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। सदर्न पार्ट तमिलनाडु के कोस्ट को कहा जाता है कोरमंडल कोस्ट। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट में। लेक चिलिका आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया, जो कि उड़ीसा में है जी।
लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब अगर मैं आइलैंड्स की बात करूँ इंडिया में, तो मालदीव्स कह रहा हूँ, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं आपको भी पता है, इस तरफ है केरला की तरफ, तो क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, स्मॉल कोरल्स एंड दे आर कॉल्ड एज लेकाडी, मेनिकॉय एंड एमेंदवी, राइट। कावरती आइलैंड जो कि इसकी राजधानी है जी लक्षद्वीप की। उसके बाद elongated islands, Andaman in the north and Nicobar in the south. That these islands are an elevated portion of submarine mountains. These islands are of great strategic importance to the India. They lie close to the equator and experience equatorial climate. Thickest forest आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो और वो बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार में है। राजधानी अंडमान निकोबार की आपको पता ही है, और हाईएस्ट पीक सैडल्स पीक है जी, जो कि साउथ अंडमान में आती है। और अदरवाइज राजधानी है आपको पता पोर्ट ब्लेयर है जी। तो ये था जी डिफरेंट अकाउंट ऑफ द, मतलब डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। हर एक फिजियोग्राफिक यूनिट एक अलग ही चीज हमें प्रदान कर रहा है इस देश को। द कोस्टल रीजन प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। दस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये था जी हमारा चैप्टर 2, काफी एक ब्रीफ में, लेकिन हर पॉइंट को इन्होंने टच किया। हमारे फिजियोग्राफी के चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पेपर में फिजियोग्राफी का चैप्टर भी। अब आता है जी चैप्टर 3, जिसमें हमने डिस्कस करना है रिवर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर भी क्वेश्चन आता ही आता है, और इसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर सिस्टम का बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, विच डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, राइट। और एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। कितने एरिया जो उस रिवर पे डिपेंड करता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा। एक वाटर डिवाइड भी टर्म आप सभी को सब पता ही होगा। एक अपलैंड जो कि 2 ड्रेनेज बेसिन को बांटे, विच इज एन एलिवेटेड एरिया, माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स द 2 ड्रेनेज बेसिन, वी कॉल इट एज वाटर डिवाइड। जैसे ये अम्बाला है, ये इस तरफ गंगा रिवर सिस्टम है और इस तरफ हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, तो ये एक वाटर डिवाइड है। चलिए बात करेंगे अगला। ड्रेनेज सिस्टम को अगर भारत में डिवाइड भी करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर जो कि पूरा साल बहती हैं, हिमालयन रिवर को कहा जाता है नॉर्दर्न रिवर सिस्टम। दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स को कहा जाता है सदर्न रिवर्स। द वन विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर हिमालयन रिवर्स, राइट। और याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। मोस्टली जो हिमालयन नदियां हैं वो परमानेंटली फ्लो करती हैं, दे आर थ्रू आउट द ईयर। तो वो फ्लो कैसे करती हैं? दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद तो दूसरी तरफ जो सदर्न रिवर्स है पेनिनसुलर, वो पानी मिलता है उनको बारिश से या स्नो से, राइट। रादर पेरिनियल में बारिश और स्नो दोनों तरफ। द 2 हिमालयन रिवर्स जो मेजरली हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र, नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस से मिलती हैं। रादर बाद में वर्ड पढ़ेंगे हम बड़ी कक्षा में एंटीसीडेंट, इनको एंटीसीडेंट कहेंगे, राइट। जो हिमालयस के उस पार से रिवर्स आ रही हैं, काट के आ रही हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है एंटीसीडेंट, राइट। दैट इज दे कट थ्रू माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। और इनका हिमालयन नदियों का आपको भी पता, गॉर्जेस भी लंबे लंबे लॉन्ग कोर्स है। कहाँ पे शुरू होती है हिमालयस और जाके फिर सुंदरबंस में जाके गंगा पहुंचेगी, इंडस भी फिर जाके पाकिस्तान की तरफ, तो लंबा कोर्स है इनका, राइट। गॉर्ज का मतलब है ये खाई, ये जो जा रहा है, ये रिवर का जो पहाड़ को काटा है, इस चीज को गॉर्ज कहते हैं। इंटेंसिव इरोजन करती हैं अपर कोर्स में। अपर कोर्स मतलब जहां से रिवर शुरू हो रही है, जहां से आ रही है नीचे ढलान में, तो उसको अपर कोर्स कहेंगे। और साथ में इरोजन करेंगी, खूब सारा सैंड और सिल्ट पकड़ के लेके आएंगी, राइट।
मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में ये मेंडरिंग करती हैं, रिवर मेंडर करना है ऐसे, और ये ऑक्सबाउ लेक भी बनाती हैं। देखेंगे अभी ऑक्सबाउ लेक, कुछ डेपोजिशनल फीचर्स भी बनेंगे नीचे। ये सारा हमने अभी हिमालयन रिवर्स के बारे समझा। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल है क्योंकि ये बारिश पे निर्भर करती हैं, और वेस्टर्न घाट से मोस्टली रिवर्स शुरू हो रही हैं, तो यहाँ विंध्यास और सतपुरा से या अरावली से। इन तीनों पहाड़ियों में कहीं भी बर्फ नहीं है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। इवन द लार्ज रिवर्स का पानी कम होता है। पेनिनसुलर रिवर्स नॉर्मली छोटी होंगी विद रिस्पेक्ट टू द हिमालयन, और शैलो होंगी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होगा कंपेयर टू दिस थिंग। कुछ तो सेंट्रल हाईलैंड से जैसे विंध्या सतपुरा से नर्मदा ताप्ती शुरू होती हैं, राइट। सो दीज पेनिनसुलर रिवर्स मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। अब अगर मैं बात करूं तो मेजर हिमालयन रिवर्स में आपने समझा ये इंडस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। द रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अब अगर मैं बात करूं इंडस रिवर सिस्टम में, तो इंडस शुरू होती है, आप सभी को पता, तिब्बत में लेक मानसरोवर से, फ्लोइंग वेस्ट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख, राइट। गॉर्ज बनाती है, ये भी समझना जी, याद रखिए, रादर हम पढ़ेंगे बाद में बड़ी कक्षा में 11th में बुखारजू ग्लेशियर, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छी किताब है ये, क्लास 9th की, इंडिया के बारे हर पॉइंट को आपको समझाएगा। रिवर सिस्टम, फिजियोग्राफी पिछला काफी अच्छा चैप्टर था। सेवरल ट्रिब्यूटरीज जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जॉइन इट इन कश्मीर, राइट। द फ्लो थ्रू बालिस्तान, गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। अगर मैं बात करूं, ये सारी रिवर्स इंडस में ज्वाइन करती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम एंटर इंडस एट मिठानकोट। रादर हम पूरा डायग्राम भी समझेंगे जी। अगर हम समझे तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस को इस तरफ से जुड़ रही हैं जी। ये जो है नीचे यहाँ से आ रही है अपनी सतलुज, यहाँ से आ रही ब्यास, सतलुज में मिलती है, हम देखेंगे क्लास में, हरीके में मिलती है ब्यास, राइट। फिर रावी, फिर चिनाब और फिर झेलम, ये सब मिल रही हैं इधर। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी हैं, और जो ऊपर की पढ़ी है ना, जांस्कर, नुब्रा, ये सब, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये लेफ्ट बैंक। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अगर डायग्राम समझ आए तो हर चीज समझ आती है। क्लियर है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, लेंथ 2900 किलोमीटर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये इसका बेसिन है इंडिया में, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भी याद रखिएगा, जिसके तहत 20% इंडिया पानी यूज कर सकता है, इंडस का, झेलम का, चिनाब का। रेस्ट 80% हैज टू बी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। बाकी जो 3 नदियां, रावी, ब्यास, सतलुज, उसका इंडिया 100% यूज कर सकता है। इंडस के ऊपर जो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डैम भी पक्का याद रखना, जैसे चिनाब, जो कि हिमाचल में शुरू होता है बारालाचा पास है, चंद्रभागा नाम से, तो उसके ऊपर डैम्स हैं, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती। मेरे दोस्त, हम अच्छे से एनसीईआरटी को रीड इसलिए कर रहे हैं, एक दिमाग में कभी भी रहेगा नहीं कि हमने कहीं भी कोई चीज की कमी छोड़ी है। मैं यही सभी को सजेस्ट करूंगा, हमेशा एनसीईआरटीज को रीड करें, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये अच्छी एक चीजें बैठ जाती है व्हेन यू रीड ऑन योर ओन, राइट। ये एक सभी के लिए ये है कि अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाह रहे, बोरिंग हो रहे, तो आपको समझ आ रही चीजें। और जो लोग मेरे साथ क्लासेस लगा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा रहा, चीजें समझ आ रही हैं सारी या नहीं। गंगा रिवर, रादर गंगा, आपको पता है भागीरथी नदी जो गंगोत्री से शुरू होती है और अलकनंदा के साथ जब मिलती है, जिसको कहते हैं देव प्रयाग, वहां से ये गंगा कहलाती है, राइट। अदरवाइज पीछे 5 प्रयाग हैं, वो भी हमने पढ़े, VNKRD, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी बता दिया मैंने। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र, देव प्रयाग, और देव प्रयाग से ये गंगा कहलाती है, राइट। ये भी सभी को क्लियर है। मेजर रिवर्स अगर मैं बात करूं तो ये गंगा जी दिख रही है सभी को, इसी में मिल रही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई कि लेफ्ट बैंक हुई।
ये इधर से जुड़ रही है, तो भाई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना सबसे बड़ी नदी भी है, राइट। दूसरी तरफ एक साउथ से जो रिवर ज्वाइन कर रही है गंगा में, वो है सोन। और बाकी आपको पता है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एक और याद रखिए महानंदा। और यही गंगा क्या कहलाएगी बांग्लादेश में? पद्मा। जुड़ेगी ब्रह्मपुत्रा से, ब्रह्मपुत्रा का नाम है जमुना, जब ये दोनों मिलेंगी तो कहलाएंगी मेघना। ये बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा। तो घबराना नहीं भाई, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। घाघरा, गंडक, कोसी, रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री। बंदर पूंछ जगह जहाँ से शुरू होती है ये अपनी यमुना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वही इलाहाबाद में मिलती है, किससे? यमुना से। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल से आ रही हैं। रादर कोसी को भी एंटीसीडेंट रिवर लिखा गया, अगली कक्षा में देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स, वेरी यही रिवर्स जो हैं इन्होंने डिपॉजिट करके ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाए हमारे पंजाब, यूपी, बिहार, सारा एरिया। उसके बाद ये जो अपना रिवर है ना यमुना, इसमें मिलती हैं कुछ साउथ की रिवर्स, साउथ मतलब पेनिसुलर रिवर्स, और उनका भी ऑर्डर है केन, बेटवा, सिंध, चंबल, KBS याद रखिएगा जी, राइट। ये भी चीज़ याद रखें। उसके बाद एनलार्ज विद वाटर एंड राइट, उसके बाद ये जाती है जी फरक्का वेस्ट बंगाल में, उससे डिस्ट्रीब्यूटरी एक निकलती है हुगली, राइट। और हुगली में मिलती है एक, याद रखिएगा कौन सी, जो कि सॉर्ट ऑफ बंगाल है, दमोदर, जो कि एक रिफ्ट वैली से पास करती है। द रिवर बाइफरकेट्स भागीरथी, हुगली, और डिस्ट्रीब्यूटरी साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टा। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश और जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र, जिसको कहते हैं मेघना। वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये डेल्टा बनाती है सुंदरबंस, राइट। सुंदरबंस बेसिकली सुंदरी ट्री से ड्राइव्ड है, जो कि बंगाल में बनता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। अब जरा बात करेंगे आगे। लेंथ ऑफ गंगा आपको बताया गया, याद रखिए ये भी कई पेपर में। अंबाला एक वाटर डिवाइड है इंडस और गंगा के बीच में। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला से अगर मैं बात करूं टिल सुंदरबंस 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है। फॉल स्लॉप्स कैसे? फॉल 300 मीटर पे हार्डली गिरती है। देयर इज अ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी किलोमीटर। अब जरा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात कर लें, जो शुरू तो होता है तिब्बत से, मानसरोवर लेक से, राइट, वेरी क्लोज। वहाँ पे येमाचुंगलुक ग्लेशियर नाम है, और वो एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा, नामचा बड़वा से यू टर्न लेके। नामचा बड़वा पीक है, वहाँ से यू टर्न लेती, अरुणाचल में एंटर करती है गौड़ से, उसको नाम यहाँ पे दिहांग है, और इधर से ज्वाइन करती है दिबांग, और फिर लोहित। ये आ रही है दिहांग, इधर से ज्वाइन की दिबांग और लोहित, राइट। बाकी भी ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे आगे। नीचे से धनश्री, ऊपर से सुबनसिरी, राइट। कामेंग, मानस, लोहित, सब ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। रिवर कैरीज है, बहुत कम पानी होता है, इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। जैसे ही रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इंडिया से पास करती है, कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसका चैनल ब्रेडेड है। ब्रेडेड का मतलब भी मैंने आप सभी को समझाया, चोंटी की तरह ऐसे रिवर में ब्रेड बने हुए, जैसे गुत नहीं होती वो चीज़। और रास्ते में रिवराइन आइलैंड्स भी हैं। आपको सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड पूरी दुनिया का मजौली आइलैंड इसी ब्रह्मपुत्रा पे मिलेगा, असम में। उसके बाद द रेनी सीजन, द रेन ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। बहुत सारे फ्लड्स लाते हैं, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, river bed to rise and shifts its channel frequently, because of which floods are there in Assam. तो ये हमने समझा इंडस के बारे, गंगा के बारे, ब्रह्मपुत्र के बारे। चलिए अब बढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे भी पढ़ने। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं मोस्टली दे राइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी flow eastward and drain into Bay of Bengal. The rivers make deltas at their mouth.
देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स विच वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। मोस्टली अगर आपको पता ही होगा जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से, मेजरली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जो इस तरफ बहती हैं, राइट। एक दो बड़ी नदियाँ नर्मदा और तापी जो इस तरफ बह रही हैं, ये भी समझ आ रहा होगा, ये इस तरफ बहती है। चलिए, नर्मदा बेसिन शुरू कहाँ से होता है? नर्मदा अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश में, फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग। और ये नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स लोकेशन। जबलपुर इसी के ऊपर है, राइट। और इसके ऊपर फेमस वाटरफॉल भी मैंने बताया, धुआंधार। ये दोनों चीज़ें हमने नर्मदा के बारे में डिस्कस भी की हैं। और अमरकंटक हिल से शुरू होती नर्मदा। इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है, ये भी याद रखना। नर्मदा की मैंने ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद करने का तरीका बताया, नर और मादा, हथनी, हिरन, शेर, शक्कर, तवा और ईशान। अगर याद है तो याद से बताइएगा ज़रूर, ताकि जो लोग बाकी जो मेरे से नहीं पढ़े उनको भी पता चले प्लस की पावर, और फिर ये कोड की पावर पता चल जाए। प्रतीक तक 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 सिला, कोड लगवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। ऑफलाइन में अगर कोई भी जुड़ना चाहता है हमारे साथ अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ में, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। अब बात करूंगा तापी का। तापी जो कि सतपुरा रेंजेस से शुरू होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ये भी रिफ्ट वैली से पास करती है, तभी वेस्ट फ्लो है, और छोटा सा बेसिन है इसका, राइट। तापी, सूरत इसी के ऊपर है जी। इट फ्लोज द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। ये भी हमने पढ़ा ही हुआ, जो इस तरफ वेस्टर्न घाट्स और ये नैरो है, इधर वाइटर है। सो शॉर्ट, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतफूजा, पोनानी जिसका दूसरा नाम है, केरला की सबसे बड़ी नदी, पेरियार भी केरला में, इनको भी देखिएगा। उसके बाद गोदावरी की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर जिसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये शुरू वैसे होती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, जो कि नासिक में है, राइट। और बे ऑफ बंगाल में जाती है, लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर। बेसिन महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र से शुरू हो रही, वो तो हो गए। त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू वहीं पे है, नासिक के पास। मध्य प्रदेश से जाती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमने पैन गंगा, वैन गंगा, याद आ रहा सभी को। उसके बाद वारदा, मांजरा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती जो बार बार यूपीएससी के कई पेपरों में पूछ चुका है, इसी की ट्रिब्यूटरी है। प्राणहिता भी। लास्ट तीन जो है मांजरा, मांजरा के ऊपर एक फेमस निजाम सागर प्रोजेक्ट भी है, और इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। चलिए, महानदी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ नहीं आ रही क्या ऑर्डर फॉलो करें। अच्छा, नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद गोदावरी, फिर महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकरण्या हिल्स, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है, ये छत्तीसगढ़ में, ये उड़ीसा की तरफ जाती है। इसके ऊपर फेमस डैम है हीराकुद डैम, अगर आपको याद हो। लेंथ बिल्कुल भी याद नहीं करनी, मत लेंथ से याद करने बैठे, कभी नहीं आने वाली लेंथ इसके ऊपर भी। अब बात करें कृष्णा, जो कि शुरू होती है पुणे के पास महाबलेश्वर से, क्लियर है, रीचेज द बे ऑफ बंगाल। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी आपको याद होगा, महाभारत से याद करनी है, पांच गंगा, उसके बाद दूध गंगा, फिर भीमा, फिर तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, याद आ रही है सभी। बहुत तरीके से हमने सारी याद की है। मौसी को मिलने जाते हैं, मूसी को, इसमें वरना में। जिनको याद है फिर से एक बार ठोक डालो। बे ऑफ बंगाल में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। नेक्स्ट जी, नीचे जो आती है ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर, कर्नाटका में, और ये जाएगी इस तरफ। इसकी ट्रिब्यूटरी अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी, ये चारों याद रखनी। और उसके अलावा मैंने आपको याद कराया है, हेमा मालिनी याद रखना, उसके बाद सुवर्णवती भी याद रखना, क्योंकि सोना पहनने की शौकीन है हेमा मालिनी। और फिर अकड़ती भी खूब है, तो अकरावती भी नाम है जी। और रहती कहाँ पे? अमरावती। ये तो चार तो हमने कावेरी की थी। काबिनी ये भी है, भवानी, नोएल भी है। और इसके ऊपर डैम पक्का याद रखना, मेट्टूर। कृष्णा के ऊपर भी हमने डैम पढ़े थे, नागार्जुना सागर,
और श्री सेलम डैम। ठोको ताड़ी अगर समझ आ रहा है जी, भूलिएगा मत। शिवा समुद्रम फॉल्स, सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल आर लोकेटेड ऑन कावेरी। और हाइड्रोकार इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन सप्लाई टू मैसूर। कोलार गोल्ड फील्ड में भी पानी इसी का ही है। बिगेस्ट वाटरफॉल जो हाईएस्ट है वो तो हमें पता है, जॉग फॉल्स है शरावती नदी के ऊपर। चलिए आगे। देर आर सम स्मॉलर रिवर्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्णरेखा। इनका भी मैंने सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और महानदी को ऑर्डर में याद रखें, SBM, राइट। चलिए फिर आगे। 71% तो हमारा सरफेस वाटर, उसमें से 97 वाटर सॉल्ट वाटर, सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है। बहुत बार पढ़ लिया। भारत में लेक्स भी हैं, उनके बारे अब समझ रहे हैं जी। लाइक वैली ऑफ कश्मीर, फेमस डल लेक, हाउस बोट शिकारा, ये सब चीज़ें को तो बाद में। लोकटक कम से कम 10 बारी क्वेश्चन आ चुका, और फेमस फॉर फुमडीज इस बारी पेपर में आया था, PHUMDIS। और ये लोकटक लेक है कहाँ पर? मणिपुर में। यहाँ पे नेशनल पार्क भी याद रखना, केबुल लामजाओ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क होता है केबुल लामजाओ। ठोको ताड़ी। लेक्स यहीं से आपके पिछले CDS के 2023-1 के पेपर में है, अभी दिखाऊंगा ये। इंडिया में लेक्स तो बहुत हैं, कुछ साइज के बेसिस पे वेरी करते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, कुछ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड एरियाज, कुछ ग्लेशियर्स के कारण बनी है, कुछ विंड्स के कारण, रिवर के कारण। मेंडरिंग रिवर जब होती है तो कट ऑफ करके जब ये ऑक्सबर्ग लेक बनाती है, या इवन लगून्स में, समुंदर में स्पिट्स और बार्स भी। लगून जब भी हो तो समुंदर की लेक, जैसे चिलिका एक लगून लेक है, पुलिकट और कोलेरू, ये तीनों याद आ रही हैं। पुलिकट तो तमिलनाडु, और जहाँ पर आंध्र प्रदेश खत्म होता है इसी के ऊपर श्रीहरिकोटा, राइट। कोलेरू लेक अंदर है आंध्र प्रदेश में, और जो चिलिका उड़ीसा में। ये तीनों आपके पेपर में इकट्ठी लिखी थी। सांबर लेक इसके नीचे भी आएंगी, तमरा पानी जो आई थी। सांबर लेक राजस्थान में सीजनल है, सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन, राइट। द वुलार लेक विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। इट इज रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है वुलार। डल लेक तो पता है, भीमताल, नैनीताल, ये तो आपको पता ही है, उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल। डल लेक भी पता है। लोकटक मणिपुर में, और बारा पानी आपके पेपर में आया था। लोकटक पता, बड़ा पानी जल्दी बताइए किस में, असम में या कहाँ पे? उसके बाद भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को गुरु गोबिंद सागर कहा जाता है। नीचे अगर बात करें, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस द नेचुरल ब्यूटी एंड डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। Water from rivers is a basic natural resource essential for human activities. Settlements have now become big cities and now cities of this thing. Irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance. उसके बाद बात की जा रही है पानी का पोल्यूशन जो हो रहा है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। क्लियर है? और ये चीज़ यहाँ पर थी। ये था जी हमारा रिवर सिस्टम पे टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी। इसको देखिएगा ज़रूर, और ये क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करिए, आपको इजीली हो जाएंगे सारे सवाल। ये था क्लास 9वीं का तीसरा चैप्टर रिवर्स पर। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। 11th की भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अगला जो चैप्टर है मेरे दोस्त वो है क्लाइमेट। इसमें बहुत बखूबी से इंडिया का क्लाइमेट को समझाया गया, मॉनसून को समझाया गया, सब चीज़ों को समझाया गया। तो इसको देखेंगे, अभी समझेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले तो इन्होंने समझाया वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या है, और ये भी बताया कि इंडिया में क्या सिस्टम चलता है।
राइट? वाई डू वी वेयर, एक सेकंड रुकिए, वाई डू वी वेयर वुलन्स इन दिसंबर? इतना गर्मी क्यों होता है मई में? व्हेन वाई ट्रेन्स इन जून जुलाई? ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क है। क्लाइमेट लंबे टाइम तक है, सारे वेदर कंडीशंस को फॉर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नियरली 30, उसको क्लाइमेट। वेदर डेली का बात की जाती, पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वेदर और क्लाइमेट की चीज़ें क्या होती है, एक टेम्परेचर वहाँ का जानते हैं, वहाँ का प्रेशर जानते हैं, वहाँ की विंड जानते हैं, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हमें पता चलता है किसी भी जगह का वेदर कैसा है। और यही वेदर फोरकास्टिंग वाले चीज़ों को बार बार कैलकुलेट करते हैं। दुनिया तो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटी जाती है, लेकिन इंडिया को हम मॉनसून क्लाइमेट में बांटते हैं। और मॉनसून वर्ड एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब बहुत ज़रूरी है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड विद द चेंज इन सीजन। साउथ वेस्ट मानसून कैसे वापस रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून बन जाते हैं, यही पूरा मानसून का कहानी है। अब इसको मानसून टाइप तो कहा ही जाता है, और ये मेनली ये जो मानसून टाइप वाला क्लाइमेट साउथ और साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट्स में दिखता है। क्लियर है? 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन समझेंगे, कैसे ये वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस भी और टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन। राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। विंटर में द्रास में हो सकता -45 पे चला जाए, और त्रिवेंद्रमपुरम में उस समय 22 डिग्री हो। तो कितना वेरिएशन है, एक ही देश में अलग अलग क्लाइमेट्स हैं बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स सर्टन प्लेसेस। थार में जैसे हमने देखा इतना। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार। क्यों? इक्वेटर के पास है। ठीक है जी। प्रेसिपिटेशन की बात करें, वो भी वेरिएशन समझेंगे। स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स में प्रेसिपिटेशन होती है। रेन ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री, हिमालयाज में आपको स्नोफॉल मिलेगी और कहीं नहीं। और प्रेसिपिटेशन 400 सेंटीमीटर मेघालय में होती है, और जाके बहुत कम 10 सेंटीमीटर सिर्फ लद्दाख में होती है, या वेस्टर्न राजस्थान। सारे भारतवर्ष में टाइम में बारिश जून से सितंबर में होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स हमारे तमिलनाडु के, वहाँ पर बारिश सर्दियों में होती है। तो ये भी एक वेरिएशंस हैं, टाइम टू टाइम और क्वांटिटी टू क्वांटिटी। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ कंट्री। सीजनल कंट्रास्ट मतलब सर्दी और गर्मी ज़्यादा इंटीरियर ऑफ द कंट्री में मिलेगा। सिग्निफिकेंटली आप देखोगे बारिश डिक्रीज होगी ईस्ट टू वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में, और वो आपको समझ में आएगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो एंटर करेगी तो इधर बारिश करेगी मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे बारिश कम हो, और वैसे ही ये मानसून के हिसाब से फूड चेंज होता है, क्लोथ्स चेंज होते हैं, हाउसेज दे लिव इन, सब वहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। तो सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल किस किस भाव डिपेंड करता है? लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, विंड सिस्टम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे डिपेंड करता है, ओशन करंट्स पे। ये पॉइंट्स याद रखना, सीधे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि समुंदर के पास होगा तो वहाँ पर क्लाइमेट का कुछ और ही इम्पैक्ट होगा, ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अंदर हो तो कॉन्टिनेंटली के कारण गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दी। लेटीट्यूड का तो आप समझते हो, 0 डिग्री पर हो तो ऊपर जाओगे 90 डिग्री तक तो ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी वेरी करती है विद लेटीट्यूड। ऑल्टीट्यूड से भी ऐसा है, एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। सर्दियाँ लगती हैं पहाड़ों में। प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। यही डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी लॉजिक समझ आता है। ओशन करंट्स का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट ऑफ एरिया पे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। रिलीफ मतलब हाइट, पहाड़, प्लेन, प्लेट्यू, उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूं तो अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, लेटीट्यूड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री के पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नॉर्थ में सब ट्रॉपिक्स में आते हैं,
और इंडियाज क्लाइमेट हैज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेट क्लाइमेट. ऑल्टीट्यूड भी आपको दिखता ही है जी, दैट दिस कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया. प्रेशर और विंड्स, प्रेशर सरफेस विंड्स और की अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्ब, ये तीनों चीज़ें समझनी है. नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं. इंडिया जो है, अगर आपको याद हो, ट्रेड विंड आपने पढ़ा ही हुआ, ऐसे आती हैं इक्वेटर से और हम यहाँ पर लाई करते हैं. ओरिजिनेट यहाँ पे हॉर्स लेटीट्यूड 30 डिग्री से, याद हो रहा है अगर हमने ट्राई सेलुलर मॉडल किया था, वहाँ से इंडिया में ऐसे इस एरिया में एग्जिस्ट करता है. क्लियर है. ये जो नॉर्मल आपने फेरल ट्राई सेलुलर मॉडल पढ़ा, they blow southwards and get deflected to the right due to Coriolis force, move towards equatorial low pressure. These winds carry little moisture as they originate and blow over the land. Little or no rain. India should have been an arid land, but it is not so. अगर वैसे मॉडल के हिसाब से चलें तो इंडिया एक सूखा कंट्री होना चाहिए था. Coriolis फोर्स के बारे तो सभी को याद होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट को डिविएट करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट को डिविएट करेगी. और मैक्सिमम जो होती है Coriolis फोर्स कहाँ पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, इक्वेटर पर 0 होते हैं. यही चीज़ें होती है, लिखिए इसको फेरल्स लॉ भी कहते हैं. देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयास. आप सभी को मानसून जब मैंने समझाया होगा आपको याद होगा ये चीज़ जो हम बात करने लगे अभी. देखते रहिए, चीज़ें डायग्रामेटिकली समझ आएंगी. यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा सर्दियों में. क्लियर है. हाई प्रेशर नॉर्थ ऑफ दिस थिंग. तो कोल्ड विंड विल ब्लो रीजन टू द लोअर प्रेशर. यहाँ से सब तरफ हवा जाएगी. समर में लो प्रेशर एरिया और समर इंटीरियर एज लोअर नॉर्दर्न वेस्टर्न. Complete reversal of direction of wind during the summer. Air moves from high pressure to the lower pressure towards southern region in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure area subcontinent. Southwest monsoons. यहाँ से हवा आ रही होती है जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून पढ़ेंगे. और एक इधर से ब्रांच जाएगी, एक ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. सीजन्स की अगर मैं बात करूँ भारत में, noticeable interior part of the country, the coastal areas do not experience much variation in temperature throughout. There is variation in rainfall pattern. Many seasons are experienced in your place. 4 main seasons are wet, cold, hot, and then rainy monsoon, जिसको कहते हैं advancing और retreating monsoon. Winters में होता क्या, इस पर भी इस बार एनडीए में भी क्वेश्चन था. नवंबर से, मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहता है. दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. बिल्कुल साउथ में फिर भी टेम्परेचर होता हाई, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी. एवरेज टेम्परेचर उस समय चेन्नई में होता है 25 डिग्री, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में 10 से 15. रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं, दिन थोड़े वार्म होंगे, धुंध पड़ती है, फ्रॉस्ट पड़ता है. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री फ्रॉम लैंड टू सी एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन. सिर्फ तमिलनाडु में उस समय बारिश पड़ती है, अगर आपको याद हो, रिट्रीटिंग मानसून के कारण. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हाई प्रेशर होगा क्योंकि ठंड है. लाइट विंड्स फ्रॉम दीज विल गो आउटवर्ड. गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट जो है एंड नॉर्थ वेस्ट, द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो वेदर. कोल्ड वेदर सीजन नॉर्दर्न प्लेन्स इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो कि मेडिटेरेनियन सी से, अगर आपको याद हो, मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको समझाया भी था कि मेडिटेरेनियन सी में एक साइक्लोन बनता है, वो इंडिया की तरफ आता है नॉर्दर्न स्टेट्स में इधर, और ये सारे पंजाब से लेके कश्मीर, पंजाब, यूपी, बिहार तक ये हवा लेके आएगी, साथ में बारिश सर्दियों में जनवरी में. क्लियर है. वेस्टर्ली फ्लो जिसको कहते हैं.
और इससे क्या होता है, इसको कहते हैं महावत भी कहते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा है इन इस समय, क्योंकि कणक लगाई गई होती है। कणक मतलब वीट, उसको फटाई, उसको फायदा देती है, इंपॉर्टेंस है उसके लिए। पेनिनसुलर रीजन में कोई बारिश नहीं पड़ती उस समय, और उनका कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन भी नहीं। देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस सी का पड़ता है। तभी तो आप देखोगे कर्नाटका में या केरला में दे डोंट हैव विंटर्स, राइट, दे डोंट वियर वुलन क्लोथ्स। ये एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून है, कब कब आता है। 1 जून को सबसे पहले मालाबार कोस्ट में टच करता है, कर्नाटका तक इधर पहुंचेगा, फिर 10 जून तक 15, इस प्रकार ये सारे इंडिया को कवर करता है। 1 जून को जब इधर कनेक्ट करता तो उस समय इधर भी बजता है। चलिए हॉट वेदर सीजन को भी देखते हैं। सूरज जब नॉर्थवर्ड मूव करता है 23.5 पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स। हाईएस्ट टेम्परेचर उस समय 38 डिग्री होता है डेक्कन प्लेट्यू में, ज़्यादा नहीं है। जबकि अराउंड गुजरात, मध्य प्रदेश में 42, और मई में 45 डिग्री हो चुका था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। टेम्परेचर ज़्यादा चढ़ता ही नहीं पेनिनसुलर, अगेन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। The summer months experiencing rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. Towards the end of the May, an elongated low pressure develops in the Thar desert. ये सभी को क्लियर हो रहा है जी? जल्दी ज़रा एक बारी बताइए अगर आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है। लू इस समय गर्म हवाएं राजस्थान से शुरू होती हैं, थार डेजर्ट से, that during the day over the north and northwestern India, right, और उस समय और गर्मी लाएंगे। तब तक उसके बाद there is also season for localized thunderstorms associated with violent winds, downpour। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी आता है। प्री मानसून शावर्स के नाम भी याद रखने, मैंगो शावर्स कहा जाता है केरला कर्नाटका में, क्योंकि इट इज़ फॉर वेरी फेवरेबल फॉर राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, राइट एवरीवन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एडवांसिंग मॉनसून्स की बात अगर मैं करूं तो दोस्त यहां पर रिट्रीटिंग, एक सेकंड बस, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। मॉनसून आता है जी, लो प्रेशर उस समय होता, तो ये मॉनसून इंडिया में आएगा जी। क्रॉस द इक्वेटर ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, राइट। So the winds are strong and blow at average velocity of 30 km/h. The exception of the extreme northwest cover the country in about a month. पूरे महीने में ये पूरे के पूरे देश में मॉनसून आ चुके हैं। सबसे पहले विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती, 250 से ऊपर। मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया का मतलब भी सभी को समझ आ रहा होगा, इस तरफ से जब बारिश आ रही है, ये जो एरिया यहाँ पर बारिश कम होनी चाहिए पर फिर भी होगी। माउसिन राम जो मेघालय में है, वहाँ पर बारिश खूब होती है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, और यहाँ से एंटर कर रही होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो गंगा वैली में अगर हम देखें बारिश इस तरफ से एंटर करती है तो ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होगी बारिश, यही लिखा। यहाँ पर आपको ब्रेक्स भी मिलेंगे मॉनसून में। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस बारिश आती, बीच में ड्राई स्पेल्स भी आएंगे और वो इंटरपर्स हो गए। द ब्रेक्स इन द आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रफ। जहाँ जहाँ पे ट्रफ होगा और इसका एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड विच डिटर्मिन्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, रेनफॉल इज गुड। जब तक ट्रफ होगा, ट्रफ मीन्स लो प्रेशर, तो अट्रैक्ट करेगा खूब विंड्स को, तो बारिश होगी। व्हेन द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयस और लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द विंड्स,
वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। अगर यही ट्रफ ऊपर मूव कर गया तो वहाँ पर बारिश होगी, प्लेन्स में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ये चीज़ है जी मानसून ट्रफ। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमिन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन। जो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशंस बनते हैं, दे क्रॉस द मेनलैंड एंड द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर इज नोन फॉर अनसर्टेनिटीज, alteration of dry and wet spells, vary in intensity and frequency and duration. Sometimes disturb the farming schedule of the millions of farmers all over the country. तो मानसून काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है जी। आगे अगर बात करें रिट्रीटिंग मानसून की, द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स द साउथ, जब नीचे जाना शुरू कर देगा इक्वेटर मतलब की साइड, तो लो प्रेशर ट्रफ भी और बिकम्स वीकर। तो वो जो लो प्रेशर बना हुआ था प्लेन्स में यहाँ पर ऊपर, वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग। बाय बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विथड्रॉज, और आदर ये मानसून वापस आना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। द रिट्रीट ऑफ मानसून इज क्लियर स्काई एंड राइज इन द टेम्परेचर। Temperatures are high, nights are cool. October में the land is still moist owing to the conditions of high temperature and humidity, right, rather oppressive during the day. October heat, the second half of the October the mercury begins fall rapidly in the northern India और ठंड आनी शुरू हो चुकी होती है। Over the northwestern get transport to the Bay of Bengal by this thing. The cyclone generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. The tropical cyclones are often destructive। ये जो है गोदावरी कृष्णा के जो डेल्टाज हैं, यहाँ पर साइक्लोन्स खूब आते हैं, डैमेज करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, लेस देन 60 सेंटीमीटर होती है राजस्थान और गुजरात के कुछ और पंजाब हरियाणा के एरियाज। इक्वली लो इन द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो, क्योंकि वो रेन शेडो एरियाज में लाई करते हैं ईस्ट ऑफ दिस। क्लियर है, दैट इज देयर लाई इन द रेन शेडो एरिया। अंदर को ऊपर तो है ही, हम बारिश कम है राजस्थान में, पंजाब का कुछ एरिया और ये गुजरात में। कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून, राइट, द एनुअल इज वेरिएबली फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल we affected by floods। तो मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है, राइट, द नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर्स कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ सेम लेटिट्यूड्स। Peninsula plateau under the influence of the sea from three sides as moderate temperature। इन मैप्स को भी ज़रूर ऑब्जर्व करिए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न घाट्स के इन साइड्स पे या इस साइड पे, उससे 200 से 400 भी आपको दिख रहा है इन्हीं साइड्स पे ही है जी। उसके बाद 100 से 200 अगर आप देखो तो वो डार्क वाला ये एरिया सारा, और सबसे मतलब अगर देखें 60 से नीचे वाला जो है लाइटर पार्ट इन साइड्स पे होता जाता है। क्योंकि इधर से अगर मैं बात करूँ तो बारिश ईस्ट टू वेस्ट कम हो रही है, साउथ टू नॉर्थ भी कम हो रही है। तो ये था जी, हमने बात की वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशंस। यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस इज क्वाइट परसेप्टिबल मानसून में, सीजनल ऑल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस। Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon. Agriculture calendar, life of the people, including their festivals, revolve around the phenomena. क्योंकि मानसून होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो फेस्टिवल्स भी मनाएंगे, और यही फेस्टिवल भी इसी के टाइम के ड्यूरेशन में। Rather, monsoon bind whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. The river valleys which carry this water also unite as a river valley. ये था जी, हमने डिस्कस किया मॉनसून के बारे। मेरे को पता थोड़ा सा मैं डायग्राम नहीं बना पाया, नहीं तो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा है उनको तो ये सारे मैप भी समझ आ रहे होंगे एनुअल रेनफॉल के, और साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, ये सारे वर्ड्स भी समझ आ रहे होंगे।
और आगे क्लास 12th के बहुत अच्छे अच्छे 11th 12th का जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसमें और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। वहाँ पर हम रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स भी देखेंगे इन द मॉनसून, राइट। सो these are the basics which one should definitely read to understand, क्योंकि 90% क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी उठाए गए हैं। आशा है कि सभी को समझ आ रहा है। किसी को समझ नहीं आता कोरोमंडल कोस्ट तो वो तमिलनाडु कोस्ट है। हर पॉइंट का कोई ना कोई मतलब है। अगर आप बेसिक से शुरू करें, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो दिक्कत नहीं आएगी, राइट। क्योंकि जब आप सीधा खुद एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर एग्जैक्टली समझाया ही नहीं गया किसको कह रहे हैं। लाइक नॉर्दर्न सरकार किसको कहा गया, मालाबार किसको गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या, ये सारी चीज़ें। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद अब पकड़ेंगे जी 105 चैप्टर, मतलब 5वां चैप्टर, वंडरफुल चैप्टर ऑन नेचुरल वेजिटेशन। कौन कौन से इंडिया में फॉरेस्ट मिलते हैं, इंटरेस्टिंग है जी। फिर पॉपुलेशन। चलिए तो चलिए दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे डिस्कस करें चैप्टर 5 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, आर इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 47,000 plant species, right? 10th place in the world, 4th in Asia in plant diversity. 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर, अकाउंट फॉर 6% ऑफ द टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बात सीधा टॉपिक पे आते हैं जो पेपर में आना, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में। एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, मॉन्टेन, और ये मॉन्टेन को एल्पाइन भी कहेंगे, समझेंगे अभी सारी चीज़। ये मात्र 5 प्रकार की वेजिटेशन है जो हमारे देश में मिलती है। सबसे पहले अगर एवरग्रीन की बात करें, आपको सभी को रेनफॉल का सिस्टम समझ याद हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते। ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला, और ये अंडमान निकोबार, यही मिल रहा है। और ये लक्षद्वीप, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में the rainfall should be more than 200 सेंटीमीटर। हाइट बहुत बढ़ती है, 60 मीटर एंड इवन अबव। और लग्जूरियंट वेजिटेशन, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स हैं, सब चीज़ें आपको इस एक क्लाइमेट में मिलेंगी। और कोई ट्री शेड लीव्स नहीं करते, बिकॉज बारिश पूरा साल तकरीबन पड़ रही है, ड्राई सीजन ज़्यादा आता नहीं, तो दे डोंट शेड देयर लीव्स। एग्जाम्पल्स पक्का याद रखें, एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। एनिमल्स यहाँ पर एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, ये सब मिलते हैं। अगर मैं डेसिडुअस की बात करूँ तो ये वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, और ये मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है इनको। 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में बारिश पड़ती है, राइट। डेसिडुअस ट्रीज जिनके पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का मौसम जब भी सूखा है तो दे विल लीव द they shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summers. ये दो में डिवाइड होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट कौन सा होगा? द वन विच इज हैविंग 200 से 100 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में बारिश। मोस्टली ईस्टर्न पार्ट में होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, फुट हिल्स में, झारखंड वेस्ट में होंगे, और उड़ीसा में। और इसमें टीक आती है, बैम्बू, सॉल, शीशम, सैंडल, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब क्या है? मॉइस्ट डेसिडुअस के। अगर मैं ड्राई डेसिडुअस की बात करूं, 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में है। यहाँ पर आपको मिलेगा टीक, फिर से वही, सॉल भी, पीपल और नीम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश और ये चीज। थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम पड़ती है, यहाँ पर थॉर्नी ट्रीज होंगे। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, डेसिडुअस ही सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं ये हमारे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में आपको ये मिलेंगे। एंड अकेशिया, पाम्स, कैक्टाई आर मेन प्लांट्स। जो स्टेम्स हैं वो सकुलेंट है, दे कैन कंजर्व वाटर। इनके ऊपर फ्लैशी चली होती है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड सम टू स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन।
माउंटेन फॉरेस्ट पहाड़ों में जो है, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन दे रखी है। जैसे ही माउंटेन पे चढ़ोगे तो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, राइट, इससे क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन चेंज होगी। रादर हम जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे ट्रॉपिकल से टुंड्रा तक चेंज होता जाएगा वेरिएशन। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर। Evergreen broadleaves like oaks and chestnuts are found here। फिर उसके बाद ये तो 1000 से 2000, फिर 1500 से 3000 में कंटेनिंग कॉनिफरस, यहाँ पर कॉनिफरस ट्रीज लगेंगे, पाइन, देवदार, स्प्रूस। ये तो ये कौन सा 1500 to 3000। सर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय में मिलती हैं। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। 36,000 से ऊपर हाइट पे टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ पर आपको मिलेंगे सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस अबव 3600। राइट, और अल्टीमेटली स्क्रब्स मिलेंगे एल्पाइन में। नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स, बकरवाल्स, और जब ऊपर बिल्कुल पहुंच जाओगे तो मोजेस और लाइकन्स मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन। मैनग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, राइट, जो कि पानी में मड और सिल्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द कोस्ट आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स, राइट, प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारा वेस्टर्न कोस्ट पे आपको ये मिलेंगे। ये अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स इंडिया में है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात करें, फ्लोरा एंड फौना। फौना में बात करें, रिच इन फौना 90,000 एनिमल स्पीशीज, 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स इज एलिफेंट। असम में मिलता, कर्नाटका, केरला। वन ऑन राइनासोर आपको पता असम में मिल रहा, और वेस्ट बंगाल में। एरिड एरियाज और थर्ड ऐसे में वाइल्ड एज एंड कैमल्स। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड द लायंस। गिर गुजरात फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे, मध्य प्रदेश सुंदरबंस में आपको ये मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लद्दाख की बात करें, वाइल्ड ऑक्स, देन तिब्बतन एंटीलोप, भराल, एंड देन वाइल्ड शीप, ऑल दीज आर प्रोमिनेंट है। तो ये था हमारा, ये नेशनल पार्क्स है कुछ, इनको जरूर देखिएगा, पेपर में आ जाते हैं। एंड देन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ये भी हम देखेंगे। सारे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कहाँ पर है। मैप में हमने क्लास में करेंगे इन्वायरमेंट के टॉपिक्स में, राइट, बड़ी क्लास में भी आएंगे ये सारे। ट्राई टू लोकेट देम इन द मैप। इनमें से कुछ यूनेस्को मैप प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, मैन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, वो भी आपको देखने हैं। तो ये था जी वेजिटेशन, एनवायरनमेंट, नेशनल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट पे हमारा चैप्टर। आखिरी चैप्टर अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी, 6th चैप्टर, दैट इज अबाउट द पॉपुलेशन। क्योंकि ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का रोल बहुत बड़ा है। अनटिल यू डोंट अंडरस्टैंड मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, तो मैन का पूरा एक अच्छे से समझ आना चाहिए। लाइक पॉपुलेशन इज द pivotal element in social studies, point of reference from which all the elements are observed from there. Resources, calamities, disasters are all meaningful only in relation to human beings. Human beings are producers and the consumers of earth resources. How people are there in the country, why do they live, how and why their numbers are increasing and what are their characteristics. सबसे पहला भारत में सेंसस 1872 में हुआ था। कोई मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन लॉर्ड था उस समय, वाइस रॉय कौन था, इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था,
जिसके टाइम पे 1872 में सेंसस हुआ था, वाइस रॉय। उसके बाद नॉर्मल डिकेडल सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम, हिंट दे दिया आपको। इंडिया का अगर पॉपुलेशन साइज बात करें, 2011 सेंसस की बात की है, दुनिया की 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर इन द कंट्री। 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। यूपी सबसे ज़्यादा आबादी वाला, 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। सिक्किम हैज़ जस्ट 0.6 मिलियन, लक्षद्वीप इतना। Half of the India's population lives in the 5 states, and these are UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra. Rajasthan, which is the biggest state in terms of area, but it is 5.5% of the total population. So distribution by density बात करें तो better picture आपको समझ आती है, और density average पूरे इंडिया की 382 persons per square kilometer है। Vary from 1102 in Bihar to 17 persons per square kilometer in Arunachal. So this is the map. Next बात करें rugged terrain, जैसा जैसा होगा वहाँ पर geography, unfavorable climatic conditions are responsible for sparse population in these areas. The northern plains, Kerala and the south have high to very high population densities because of the plain areas with fertile soil and abundant rainfall. Population growth आपको पता है, change in number of inhabitants in a country with a specific period of time during the last 10 years. Annual growth की बात करें तो अभी तक की सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ कौन से डिकेडल सेंसस में हुई, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछो, 1971 to 81. So this is 2.22%, राइट, ये भी याद रखिएगा। द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग 81 के बाद। पीपल वर एडेड टू टोटल पॉपुलेशन इन 1990s अलोन, राइट। एनुअल रेट, ये थोड़ा डिकेडल सेंसस के बारे। ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट, अगर आप चेक करो 2.16 1991 के बाद इट हैज स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट। Natural increase of the population is difference between birth rate and death rate. Number of live births per 1,000 persons. Number of deaths per 1,000 persons in a year. तो ग्रोथ होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस। माइग्रेशन भी आप समझ चुके हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ का, पॉपुलेशन चेंज का। Composition rural urban population in terms of age and sex has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities. Adolescent population पे आपके पेपर में क्वेश्चन आया था और उस समय मेरे को नहीं समझ आया था कहाँ से है, ये क्लास 9th की NCERT से ही है। कह रहे हैं कि adolescent population 1/5 of the total population of India. They are generally aged in the group of 10 to 19 years. Right? टोटल पॉपुलेशन का 1/5 है और 10 to 19 ईयर्स को कहा जाता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर द फ्यूचर। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड, सो पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी इन स्टैंडर्ड ग्रोथ। टू एडोलेसेंट इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, इस पे बात की गई है। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम to promote responsible and planned parenthood for a voluntary basis. It is a culmination of years of planned efforts for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age and reducing infant mortality rate to below 30%. Achieving universal immunization of children against all vaccine
promoting delayed marriage for the girls and making family welfare a people centered program. तो ये याद रखिएगा। तो ये था जी हमारा चैप्टर पॉपुलेशन का। हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर लिया आज क्लास 9th की, एंड इट वाज रियली वेरी गुड इंसाइट अबाउट इंडिया, what we have understood with respect to a basic geography, physiography, a river system, right? पहले फिजियोग्राफी और पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप को समझा हमने। उसके बाद हमने समझा जी, ये 3 चैप्टर के बाद हमने समझे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और फिर पॉपुलेशन। तो ये एक तरह का इंडिया के बारे में हम समझ रहे हैं बेसिक चीज़ें। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ, तो इस कोड को लगा के यू कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग द कोड प्रतीक तक्षशिला। थैंक यू। जय हिंद।